हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन है अ 1 सेंटीमीटर स्ट्रेट सेगमेंट ऑफ अ कंडक्टर कैरिंग 1 एम्पियर करंट इन एक्स डायरेक्शन लाई सिमेट्रिकली एट ओरिजिन ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो देखिए मान लीजिए कि एक छोटा सा वायर है जो कि 1 एम्पियर का करंट एक्स डायरेक्शन में फ्लो करवा रहा है। लाई सिमेट्रिकली एट ओरिजिन मतलब जैसे अगर ये वायर है मान लो, तो सिमेट्रिकली मतलब आधा हिस्सा इसका माइनस एक्स एक्सिस में है, आधा हिस्सा प्लस एक्स एक्सिस में, यानी कि ये मिड पॉइंट हो गया। अच्छा, और इसकी लेंथ भी दी हुई है 1 सेंटीमीटर। उसके बाद लिखा हुआ है द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस सेगमेंट एट पॉइंट 110। पॉइंट 110 पे इस करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है वो निकालना है। तो देखिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, जैसे कि ये टोटल डिस्टेंस देखिए 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब 1 सेंटीमीटर, अब ये दोनों साइड है तो देखिए यहाँ पे आधा इस साइड होगा, आधा इस साइड, तो 0.5 सेंटीमीटर नेगेटिव एक्स एक्सिस पे होगा और 0.5 सेंटीमीटर पॉजिटिव एक्सिस पे। तो ये जो दो पॉइंट मिलेंगे ये कौन कौन से रहेंगे, देखिए नेगेटिव एक्स एक्सिस साइड रहेगा -0.5 और y और z कोऑर्डिनेट 0, और सेम पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे रहेगा 0.5, 0,0 और सेंटीमीटर में है, ये भी ध्यान रखना है ना। अब देखिए हमें 1 मीटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो ये एक्चुअल में जो स्ट्रेट सेगमेंट है जो वायर का, ये एक्चुअल में बहुत छोटा है क्योंकि देखिए ना सेंटीमीटर में दिया हुआ है, और इसके मुकाबले हमें मैग्नेटिक फील्ड जो निकालना है वो पॉइंट मीटर में दिया हुआ है, यानी इससे बहुत बड़ा है वो। तो क्या करता हूँ मैं, इस डायग्राम में थोड़ा अप्रॉक्सीमेट बना लेता हूँ। तो चलो अभी के लिए मान लेता हूँ कि यहाँ पे 1 मीटर का पॉइंट है, 1 मीटर वाई एक्सिस में, और ये इसमें यहाँ पे 1 मीटर है। देखिए वैसे तो 1 मीटर बहुत दूर होगा क्योंकि ये 0.5 सेंटीमीटर है, पर अभी अपन ऐसे बना लेते हैं। तो देखिए 110 पॉइंट कहाँ पे आएगा, ये वाई एक्सिस का 1 और एक्स एक्सिस के 1 जहाँ कोइंसाइड करेंगे। तो देखिए ये पॉइंट मान सकते हैं अपन 110 और मीटर में। तो अब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है हमें, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे तो बायो सेवर्ट लॉ लगेगा। तो बायो सेवर्ट लॉ लगाने से पहले हमें डिस्टेंस निकालना पड़ता है पॉइंट और जो भी वायर है उसके बीच। तो देखिए ये वायर एक्चुअल में बहुत ज़्यादा ही छोटा है। देखिए कहाँ ये 1 मीटर का डिस्टेंस है और ये कहाँ ये 0.5 सेंटीमीटर यानी 1 सेंटीमीटर का, तो बहुत ही छोटा है। तो मिड पॉइंट से डिस्टेंस को ही अपन मेन डिस्टेंस मान सकते हैं, मतलब यहाँ से अलग और यहाँ से अलग ऐसे निकालने की ज़रूरत नहीं है। मिड पॉइंट से जो डिस्टेंस रहेगी वही अपनी वायर और पॉइंट के बीच की डिस्टेंस हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे 1 मीटर है, ये डिस्टेंस 1 मीटर है, तो ये डिस्टेंस कितनी निकल जाएगी, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर मतलब कि √2। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ √2 डिस्टेंस हो गई पॉइंट और वायर के बीच की। चलिए अब मैं बायो सेवर्ट लॉ लगाता हूँ। तो देखिए बायो सेवर्ट लॉ से मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, μ0/4π I dl क्रॉस r, अगर वेक्टर फॉर्म में ले तो अपॉन r³, ये वेक्टर फॉर्म वाला फॉर्मूला होता है। और अगर हम dl क्रॉस r को ब्रेक कर दें, यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है, जैसे कि a और b का क्रॉस प्रोडक्ट है, तो इसको अपन मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b और साइन थीटा ऐसे करके ब्रेक कर सकते हैं। तो अगर इस फॉर्म में लिखना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, dl इंटू आर इंटू साइन थीटा अपॉन r³। तो क्यूब और ये एक r कट जाएगा तो यहाँ स्क्वायर बचेगा। तो एक और फॉर्मूला हो जाता है b इज इक्वल टू μ0/4π I dl साइन थीटा बाय r²। तो ये दो फॉर्मूले हैं, मैं आपको दोनों फॉर्मूले से बना के दिखाता हूँ। एक बार अपन क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हुए बनाएंगे, एक बार विदाउट क्रॉस प्रोडक्ट के बनाएंगे, कि अगर किसी को क्रॉस प्रोडक्ट निकालने नहीं आता हो तब क्या करेंगे, और क्रॉस प्रोडक्ट अगर आता हो तो कैसे बनेगा, दोनों मेथड से बना लेते हैं। तो चलिए पहले क्रॉस प्रोडक्ट वाली मेथड कर लेता हूँ। तो चलिए dl क्रॉस r, तो सबसे पहले तो आई दिया हुआ है, डिस्टेंस भी अपने निकाल लिया हुआ है √2, μ0/4π की वैल्यू भी पता ही होती है, बस dl क्रॉस r निकाल के रख लेते हैं। तो देखिए dl क्या होगा, dl दिया है कि 1 सेंटीमीटर स्ट्रेट वायर है और पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है,
तो इसे भी हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में ही रखा मानेंगे। तो ये हो जाएगा 1 और सेंटीमीटर है करके मीटर में बदलने के लिए 10⁻⁻²। और अब देखिए पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ रखा है इसलिए आई कैप लगा लेता हूँ, क्योंकि वेक्टर फॉर्म में है तो आई जे के तो आएगा ही। और ये सिर्फ एक्स एक्सिस में रखा है इसलिए एक्स एक्सिस में केवल आई कैप लगता है। और अब इसे हमने मीटर में भी बदल दिया है। ठीक है, वैसे ही आर कैसे आ जाएगा, देखिए वेक्टर आर, देखिए वेक्टर आर ये वाला वेक्टर है यानी √2 वाला, और वो 110 पॉइंट पे है। तो 110 यानी एक्स एक्सिस में 1 यानी 1 आई कैप प्लस वाई एक्सिस में भी 1 यानी 1 जे कैप और जेड एक्सिस में 0 या मतलब 0 के कैप और मीटर में। तो देखिए क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं इसके बारे में आपको जानकारी रहनी चाहिए। क्रॉस प्रोडक्ट के लिए क्या करते हैं, जैसे हमें डीएल क्रॉस आर निकालना है तो क्या होगा, ऊपर आई जे के लिखा जाएगा और फिर डीएल के लिए आई कितना है, देखिए 10⁻⁻², जे नहीं है तो 0, के भी नहीं है तो 0, और आर के लिए आई का कोएफिशिएंट है 1, जे का भी 1 और के का 0। तो ऐसे करके हमें डिटर्मिनेंट निकालना रहेगा। अब देखिए डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, आई के साथ पहले इनको मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस इसको, तो 0, देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 और इसको करेंगे तो 0, तो 0 - 0 हो जाएगा। वैसे ही जे के लिए माइनस जे लिखा जाता है, साइन बदल के लिखते हैं, इसके लिए ध्यान रखिए। तो माइनस जे, फिर उसके साथ जे के साथ क्या क्या आ जाएगा, देखिए पहले तो ये 10⁻⁻² इंटू 0 तो 0 ही हो जाएगा, और फिर 1 इंटू 0 ये भी 0 हो गया, तो 0 - 0 यहाँ पे भी हो गया। और के लिए फिर प्लस के लिखेंगे। अब के लिए क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 10⁻⁻² इंटू 1 और फिर ये 0 1 0 0, तो ये कैसे हो जाएगा 10⁻² - 0। देखिए आपको क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते आना चाहिए इस मेथड के लिए, जो कि सीखना ही है आपको, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं क्रॉस प्रोडक्ट के फॉर्म में। अगर आपको क्रॉस प्रोडक्ट निकालने नहीं आता है दो वेक्टर क्वांटिटीज़ का, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपको क्रॉस प्रोडक्ट निकालना अलग से एक वीडियो में बता दूंगा और बहुत अच्छे से। चलिए फिलहाल आगे सॉल्व करते हैं। तो डीएल क्रॉस आर क्या आ जाएगा, 0 - 0, तो उसको लिखता ही नहीं, सिर्फ आ जाएगा 10⁻⁻² के कैप। देखिए सब में कैप रहता है। तो देखिए के डायरेक्शन में डीएल क्रॉस आर आ गया है, आई आर क्यू बाकी सब चीज़ें पता है। तो अब मैं फाइनली वैल्यूज पुट कर देता हूँ इस बायो-सेवर्ट लॉ वाले इक्वेशन में। ठीक है, तो देखिए μ0/4π की वैल्यू तो अपने को डायरेक्ट पता होती है 10⁻⁻7। आई 1 एम्पियर का करंट दिया था तो उसकी जगह 1, डीएल क्रॉस आर की जगह देखिए हमने क्या निकाल लिया है डायरेक्टली 10⁻⁻2 के। देखिए डायरेक्शन भी पूछा है तो के लिखना भी ज़रूरी है, यहाँ पे डायरेक्शन निकालना भी ज़रूरी है। अपॉन आर का क्यूब, आर देखिए आर √2 है, यहाँ पे √2 हमने निकाल लिया था पाइथागोरस थ्योरम से। तो √2 का क्यूब यानी मैं क्या करता हूँ 3 बार लिख देता हूँ, इसको क्यूब है करके 3 बार लिख देता हूँ। तो देखिए क्या हो जाएगा अब 10⁻⁻7 और -2, तो 10⁻⁻9 के कैप अपॉन, देखिए √2 2 हो जाएगा और एक बार √2 बच जाएगा, है ना। तो 10⁻�9 के कैप 2√2 आ गया। अब देखिए ये 2 मतलब ये 1/2 है एक्चुअल में, तो हाफ को अपन क्या लिख सकते हैं 0.5। तो मैं 1/2 को क्या लिख लेता हूँ, ऑप्शन से मैच करवाना है मुझे। देखिए ऑप्शन में नीचे सिर्फ √2 है, तो मतलब कि 2 को कुछ ना कुछ किया हुआ है, तो उसी के हिसाब से मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तो क्या करता हूँ 1/2 को लिख देता हूँ 0.5 और नीचे √2 बचेगा ही, और इंटू 10⁻⁻9 के कैप। अब देखिए ऑप्शन में 5 दिया हुआ है, मेरा 0.5 आ रहा है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ का डेसिमल हटा के नीचे 0 लगा देता हूँ। देखिए नेक्स्ट स्टेप में करता हूँ 5/10√2 इंटू 10⁻⁻9। अब देखिए 10 यहाँ +1 है, इसको ऊपर ले जाऊँगा तो एक पावर और माइनस हो जाएगी, एक पावर और माइनस हो जाएगी, मतलब कि ये हो जाएगा 10⁻⁻1 और 10⁻⁻9 और -1, देखिए ये क्या हो जाएगा 10⁻10 और के कैप। तो यहाँ से ऑप्शन मैच हो रहा है। देखिए कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो रहा है। तो देखिए ये मैंने बायो-सेवर्ट लॉ के वेक्टर फॉर्म के साथ ही सॉल्व कर दिया मैंने।
अब मैं एक दूसरी मेथड से करता हूँ कि आइडियल साइन थीटा वाले फॉर्मूले से करता हूँ। अगर आपको ये मेथड अच्छे से समझ में आ गई तो आप स्किप कर सकते हैं, और अगर आपको दूसरी मेथड जानना है तो वीडियो को आगे देखते रहिए। चलिए, अब मैं ये फॉर्मूला यूज़ करने वाला हूँ, लेकिन मैं उस डायग्राम को फिर से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, पुराने वाले डायग्राम को। चलिए, अब यहाँ पे साइन थीटा आ जाता है। साइन थीटा आ जाता है यानी एंगल। तो एंगल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो एंगल निकालने के लिए हमें देखिए यहाँ थीटा एंगल मानना पड़ेगा एक्स एक्सिस से। तो थीटा एंगल मानेंगे तो देखिए साइन थीटा क्या आ जाएगा? तो देखिए साइन थीटा मतलब P बाय एच होता है, P बाय एच। तो परपेंडिकुलर क्या है? देखिए एंगल के सामने वाली जो लाइन रहती है वो परपेंडिकुलर रहती है। तो परपेंडिकुलर है 1, और हाइपोटेन्यूज तो ये लॉन्गेस्ट वाली लाइन रहती है, तो हाइपोटेन्यूज आ जाएगा √2। तो देखिए साइन थीटा की वैल्यू डायरेक्टली हम रख सकते हैं 1/√2। और आई और डी तो पता ही है, डी है 1 सेंटीमीटर या फिर 10⁻⁻² मीटर, जो कि मीटर में तो बदलना पड़ेगा, स्टैंडर्ड यूनिट है। μ0/4π होता है 10⁻⁷, और r पहले की तरह इधर भी आ जाएगा √2। तो देखिए अब इस फॉर्मूले में वैल्यूज़ रख देता हूँ सिंपल। μ0/4π की जगह 10⁻⁷, आई की जगह 1 एम्पियर, dl की जगह 10⁻⁻², साइन थीटा की जगह डायरेक्टली 1/√2, और अपॉन r का स्क्वायर, यानी r खुद है √2, उसका स्क्वायर। तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड फिर से क्या आ जाएगी? 1/2√2 इंटू 10⁻⁹, सेम टू सेम आ गई। तो फिर से 1/2 को 0.5 लिख लेता हूँ, 0.5 अपॉन √2 इंटू 10⁻⁹, और b आ जाएगा 0.5 को फिर से डेसिमल हटाऊंगा तो नीचे 10 आएगा, फिर वो पावर ऊपर चली जाएगी। सेम टू सेम प्रोसेस जो मैंने पहले सॉल्यूशन में की। तो इसको मैं सीधा लिख लेता हूँ 5 इंटू 10⁻⁻10, और नीचे आ जाएगा √2। तो देखिए मैग्नीट्यूड तो बड़ी आसानी से आ गया b का। पर अगर अब आप देखोगे तो दो ऑप्शन मैच कर रहे हैं, c भी मैच कर रहा है और d भी मैच कर रहा है, क्योंकि ये माइनस साइन तो अपना ये इस डायरेक्शन की वजह से आता है। तो ये भी ट्रू हो सकता है, ये भी ट्रू हो सकता है, इसीलिए हम डायरेक्शन भी निकाल लेते हैं। डायरेक्शन निकालने के लिए अब कैसे करेंगे देखिए। तो डायरेक्शन निकालने के लिए आपको फिर से वेक्टर का सहारा लेना पड़ेगा, या तो इसके लिए राइट हैंड कर्ल रूल भी आता है, पर उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिना उसके भी अपन कर सकते हैं। कैसे देखिए, dl और क्रॉस r रहता है, ये हमें पता है पहले फॉर्मूला जो हमने पढ़ा। तो देखिए dl और r इसी के क्रॉस प्रोडक्ट से डायरेक्शन तय होता है। तो dl का डायरेक्शन क्या था? x एक्सिस की तरफ, यानी कि I की तरफ। और r का डायरेक्शन क्या था? मैंने बताया था, देखिए यहाँ पे I, J और K में 0 है, तो r का डायरेक्शन था I प्लस J की तरफ, K वाला नहीं था। अब देखिए I क्रॉस I, ये सिर्फ डायरेक्शन निकाल रहा हूँ मैं, मैग्नीट्यूड वगैरह नहीं, वो तो निकल ही चुका है। प्लस I क्रॉस J, देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा दिया यहाँ पे, I इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो गया, I इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो गया। पर याद रखिए कि ये क्रॉस प्रोडक्ट है, और क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में आपको जानकारी रहनी चाहिए कि देखिए I, J और K ऐसे करके एक सर्कल बनता है। तो I और J का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, I और J का क्रॉस प्रोडक्ट, तो हमें आंसर में K मिलता है। तो ये पता होना चाहिए, एक तो I और J के क्रॉस प्रोडक्ट में आंसर में K मिलता है, तो यहाँ पे आंसर में K मिलेगा हमें डायरेक्शन में। और I क्रॉस I 0 होता है, I क्रॉस I, J क्रॉस J, तो इसको भी लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, I क्रॉस I बोलो या फिर J क्रॉस J और K क्रॉस K, ये तीनों 0 होता है। I क्रॉस J K होता है, J क्रॉस K करोगे अगर तो I आता है, K क्रॉस I करोगे तो J मिलेगा। और माइनस भी आता है, देखिए माइनस के लिए कैसे करते हैं, अपने को उल्टा मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अगर उल्टा मल्टीप्लाई करोगे यानी कि I को K के साथ करोगे, I क्रॉस K, तो नेगेटिव में आंसर मिलता है। तो देखिए I को K के साथ करेंगे तो -J मिलेगा नेगेटिव में। वैसे ही K को अगर J के साथ करोगे
तो आई मिलेगा लेकिन नेगेटिव में, उल्टा, एंटी क्लॉकवाइज के लिए उल्टा रहता है। वैसे ही जे क्रॉस आई करोगे तो माइनस के मिलेगा। ये अपने को थोड़ी बहुत क्रॉस प्रोडक्ट की नॉलेज रखनी पड़ती है। तो देखिए इतना सारा अपने काम का नहीं है, अपने काम का सिर्फ थोड़ी सी चीज़ है कि देखिए आई क्रॉस जे जो है वो के होगा और आई क्रॉस आई जो है वो ज़ीरो हो जाएगा। आई क्रॉस आई ज़ीरो और आई क्रॉस जे के। तो देखिए जो डायरेक्शन में बच रहा है केवल क्या बच रहा है, के कैप। तो इसीलिए मैग्नेटिक फील्ड में अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो डायरेक्शन में आ जाएगा के कैप, पॉजिटिव में ही। और अब हम फिर से ऑप्शन से मैच कर सकते हैं कि ऑप्शन सी ही करेक्ट हो रहा है, ऑप्शन सी। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।